Hello everyone, welcome to our daily news and editorial analysis जहां पर कि हम द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस जो है दोनों की ही जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको कवर करते हैं एंड स्पेसिफिकली जो हमारा फोकस है वो द हिंदू पर होता है। तो स्वागत है आप सभी का आज की कक्षा में, आज की क्लास में, जहां पर कि हम कवर करने वाले हैं अ लॉट मैनी थिंग्स। बट सबसे पहले जो है ऑब्वियस सी बात है हम चीजें कवर करें तो क्या सबसे पहले देख लें। सो दैट इज द टेबल ऑफ कंटेंट। ओके, तो टेबल ऑफ कंटेंट जो है इसमें सबसे पहला हमारा टॉपिक है इकोनॉमी ग्रोज 7.8% फास्टेस्ट इन 4 क्वार्टर्स। तो ये एक अच्छी खबर है हमारे लिए। ओके एक बहुत ही अच्छी खबर है कि इकोनॉमी जो है इस हिसाब से हमारी ग्रो कर रही है। खैर, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू द यूसीसी। यूसीसी से रिलेटेड है। अ प्रोग्रेसिव यूसीसी मस्ट प्रोटेक्ट द चाइल्ड्स बेस्ट इंटरेस्ट ओवर हियर, कि बच्चे की इंटरेस्ट को ध्यान रख करके यूसीसी को प्लान करने के लिए, राइट। बहुत ही सुंदर एडिटोरियल है ये बच्चों से रिलेटेड, राइट। सो दिस इज रियली वेरी गुड। दिस इज समथिंग दैट इज फॉर योर इंफॉर्मेशन पर्पस ओनली, दैट क्या जो है एक्चुअली चल रहा है उसको बताने के लिए है। एज सच अगर बोले कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू तो ऐसा नहीं है, जस्ट लेकिन बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास चलती रहती है लेकिन हमको पता नहीं होता है कि एक्चुअली में चल क्या रहा है। ओके तो उस चीज़ के लिए दिस इज द वन। नेक्स्ट कम्स द स्पेशल सेशन ऑफ पार्लियामेंट फ्रॉम सेप्टेम्बर 18th। सो सेप्टेम्बर 18th टू 22nd ऑफ सेप्टेम्बर, 18 से 22 सितंबर में जो है स्पेशल सेशन पार्लियामेंट का होगा। तो हम ये जानेंगे कि ये स्पेशल सेशन कब और क्यों होते हैं। ओके नेक्स्ट आता है रामन मैग्सेसे अवार्ड किनको मिला और ये क्या है और इसका नाम ऐसा क्यों है, ये जानेंगे। फिर आता है चाइना ने जो अभी रिसेंटली मैप रिलीज करी है, तो और कौन सी कंट्रीज हैं जो उस मैप का प्रोटेस्ट कर रही हैं। okay and many things related to that map only we will be discussing. low budget worsens मेंटल हेल्थ एंड बजट का जो है यहाँ पर लिंकेज बता रहे हैं। ये बजट क्या, ये उन पेशेंट्स वो जो लोग हैं उनके बजट से रिलेटेड बात कर रहा है या फिर ये सरकार गवर्नमेंट की बजट की बात कर रहा है, दैट वी विल गेट टू नो। ये सभी के सभी जो है हमारे द हिंदू के न्यूज आर्टिकल्स है। लास्ट में आता है कॉकबोरॉक। कॉकबोरॉक क्या है, ये एक लैंग्वेज है त्रिपुरा की, उसकी स्क्रिप्ट को लेकर के बहुत इशू हो रहा है, तो ये हमारा इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट वन। okay so these are the ones which we are going to cover in today's video, but before proceeding ahead मैंने देखा कि काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो नोटिफिकेशन रिसीव नहीं हो रही है, उनको नहीं मिल रहा है। तो आप एक काम करिए, उसको जो बेल नोटिफिकेशन होती है ना उसको आप दोबारा से क्लिक करिए, मतलब जो है ना उसको अनसब्सक्राइब करके फिर दोबारा से सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उस पर प्रेस करिए। तो जब आप बेल आइकन जो है उसको प्रेस करोगे तो वहाँ पे इस तरीके से बना हुआ आएगा इन ऑर्डर टू नोटिफाई। ये नोटिफाई करने के लिए मेरा बेल जो है बहुत अजीब सा बना हुआ है, राइट। सो दिस इज डन, इट विल बी लाइक दिस एंड ये इसका मतलब ये होता है ना कि आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा जब भी वीडियोस जो है कोई पब्लिश होंगे यहाँ पर। ओके चलिए, सो और ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। दो मेरे को भी काफ़ी टाइम से थोड़ा लग रहा था कि एक्चुअली ये नोटिफिकेशंस जा क्यों नहीं रहे, क्योंकि काफ़ी टाइम पहले तो मतलब 5-6 डेज पहले तक तो आ ही रहे थे और ये ऑल ऑफ अ सडन क्यों नहीं आ रहा है। सो दैट इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न, दो वी आर चेकिंग इट आउट कि क्यों नहीं हो रहा है। बट इन द मीन टाइम आप लोग इस तरीके से करके देखिए। ओके चलिए, सो हियर दीज आर द कोर्सेज जो कि तथास्तु पर है, तो आप इसमें से किसी में भी एनरोल कर सकते हैं। MSLV, PSLV, NCERT, फिलोसफी एंड इन सभी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आपको तथास्तु ICS.com इस वेबसाइट पे मिल जाएगा। और यहाँ पे ये टेलीफोन नंबर्स हैं, दीज आर द नंबर्स वेयर इन यू कैन कॉल इन ऑर्डर टू गेट द कंप्लीट डिटेल रिलेटेड टू द कोर्सेज। एंड यहाँ पर जो है दिस इज द एड्रेस ऑफ आवर ऑफिस, तो आप यहाँ पर भी विजिट कर सकते हो। सो सुपर ब्लू मून
सुपर ब्लू मून क्या होता है, क्यों होता है, इसके बारे में मैंने MCQs में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो आप उसको जरूर देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन भी है एंड उसके बाद एक्सप्लेनेशन भी है, राइट। एंड दिस इज समथिंग जो कि ब्लू कलर का नहीं होता है, तो मून का नाम ब्लू जरूर दे दिया है बट इट इज एक्चुअली नॉट मून। सो डे बिफोर येस्टरडे ये जो था वो आया था। मैम ये आज डीएनए जो है वो क्यों अपलोड हो रही है? डीएनए आज इसलिए अपलोड हो रही है क्योंकि बच्चे माइक का ना बहुत थोड़ा सा इशू हो रहा था, टेक्निकल ग्लिच था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम भी था, तो इस वजह से हम लोग नहीं कर पाए थे। ओके, डीएनए की जो वीडियो रिकॉर्डिंग है वो यूजुअली इवनिंग में ही हो पाती है बिकॉज आई हैव क्लासेस इन द मॉर्निंग, राइट। तो इस वजह से एंड सुबह नहीं कर पाए एंड इन द इवनिंग देयर वाज सम इश्यूज, टेक्निकल इश्यूज, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट माइक के भी कुछ इश्यूज चल रहे थे, तो इस वजह से नहीं कर पाए थे। ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पर जो है हमारा पहला टॉपिक, इट इज़ रिलेटेड टू द मैप। चाइना ने जो है अपना नया मैप जो लॉन्च किया है, नया मैप जो है उन्होंने रिलीज़ किया है, उस नए मैप में उन्होंने अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, उन्होंने जो है अरुणाचल प्रदेश और जो अक्साई चिन है उसको भी उन्होंने अपने अंदर ही बताया है, चाइना का पार्ट बताया है, राइट। तो इस वजह से इंडिया ने इस चीज को लेकर के क्वेश्चन रेज किया, उन्होंने अपनी आवाज उठाई, भाई ये क्या कर रहे हो। ओके, देन तो चाइना वाज लाइक कि आप थोड़ा सा ओवर रिएक्ट नहीं कर रहे हो, दिस इज नॉट समथिंग यू आर सपोज टू डू, राइट। तो अगर आप जो है हमारा घर का कोई पार्ट बोल रहे हो कि आपका है एंड ये ऐसे कैसे, जबकि वो मेरे से बिलोंग करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर इस टाइप की जो प्रोटेस्ट है वो होना बहुत ही ऑब्वियस सी बात है। अब चाइना ने क्या किया कि साउथ चाइना सी जो है उसको भी वो अपना ही बता रहा है। ओके, तो इस वजह से कुछ कंट्रीज हैं जैसे कि ब्रुनाई हो गए, जैसे कि फिलीपींस हो गया, मलेशिया हो गया, ये सभी कंट्रीज वो हैं जिन्होंने, इंडोनेशिया हो गया, इन सभी ने क्वेश्चन रेज किया है। ओके, क्वेश्चन रेज किया कि भाई आप ये इस तरीके से कैसे कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पर चाइना इज लाइक कि साउथ चाइना सी को भी अपना ही बताने में लगा हुआ है एंड हियर these are the countries who are saying कि नहीं भाई नहीं, this is completely wrong over here, right। चलिए, तो हम देखते हैं कि ये इन्होंने कैसे किया और मतलब ये बेसिकली जो है ये क्यों बोल रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हो साउथ चाइना सी को लेकर के। तो देखो यहाँ पे जो ये साउथ चाइना सी है ये पहले 11 डैश लाइन हुआ करती थी, 11 डैश लाइन हुआ करती थी, ठीक है। देन इसको जो है 9 डैश लाइन बोलने लगे, ठीक है, दिस इज द थिंग, 9 डैश लाइन इसको बोले क्योंकि 9 डैशेस है, 9 डैश लाइन। ओके, अब यहाँ पे पॉइंट आता है कि हम सभी ने पहले डीएनए, अगर आप लोग ध्यान से फॉलो कर रहे होंगे तो इन द प्रीवियस क्लासेस आई टोल्ड यू देयर इज समथिंग कॉल्ड UNCLOS, UN क्लॉस, ठीक है। तो ये क्या है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन रिलेटेड टू द लॉ, मतलब लॉ और किससे, ओपन सीज, ठीक है। तो ये जैसे कि कुछ इन्होंने डिसाइड कर दिया है दैट दीज आर द एरियाज जो कि इस कंट्री का पार्ट है एंड ये मरीन एरिया की बात कर रहे हैं, मतलब ओपन ओशन की बात कर रहे हैं, वो वाले एरिया की, ठीक है। दिस इज योर टेरिटरी एंड इस टेरिटरी से इन्होंने डिसाइड कर दिया कि भाई इस एरिया तक जो है, पर्टिकुलर इस एरिया तक जो है वो इस कंट्री का टेरिटरी कहलाएगा। ओके, अब इसके बाद का जो एरिया है दैट इज हाई सीज, उसके बाद का एरिया क्या है, हाई सीज, उस पे किसी का जोर नहीं है, वहां पर यूनिवर्सल लॉ है और हर किसी का हक है, वहां पर वो लॉज अप्लाई होंगे। ओके, तो UNCLOS ने ये किया, राइट। तो ये जो टेरिटरी यहाँ पर डिसाइड होती है कि किसी कंट्री का जो बॉर्डर है उससे कितनी दूरी, तो इससे 200 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी का जो एरिया, उसका जो टेरिटोरियल एरिया है वहां तक फैला रहेगा, ठीक है। कहाँ तक, समुद्र में 200 नॉटिकल माइल्स तक, जैसे कि हम जमीन पे किलोमीटर्स माइल्स में नापते हैं, वैसे ही वहां पे नॉटिकल माइल्स तक, वहां पर जो है इतने एरिया तक दैट एक्चुअली कम्स अंडर यू। ओके, सो दिस इज द सीन ओवर हियर, राइट। नाउ यहाँ पर जो क्या पॉइंट आ रहा है कि ये जो है 9 डैश लाइन, व्हाट इज दिस, राइट। 9 डैश लाइन जो है वो एक्चुअली है क्या यहाँ पर, राइट, 9 डैश लाइन। सो हियर द 9 डैश लाइन
की वजह से एक्चुअली दिक्कत क्या हो रही है 9 डैश लाइन की, कि ये चाइना बोल रही है कि ये हमारा पूरा एरिया है, लेकिन यहाँ पे जो कंट्रीज हैं जैसे वियतनाम, ब्रुनाई, फिलीपींस, मलेशिया, राइट, तो ये सारी कंट्रीज जो है बोल रही हैं कि भाई आप हमारे टेरिटरी के अंदर तक आ रहे हो। आप कहाँ तक आ रहे हो? हमारी टेरिटरी के अंदर तक आ रहे हो। ओके तो आपका हक नहीं बनता है अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, बट चाइना इस चीज को नहीं मानती है। काफी बार इस केस को लेकर के जो है इस चीज को लेकर के सामने गया है, बट यहाँ पर क्या चीज हो रही है, दीज आर द चाइना इस चीजों को नहीं मानता है, बोले कि हिस्टोरिकली ये हमारा प्लेस है। ओके हिस्टोरिकली क्या है, ये हमारे अंडर आता है। सो दिस इज द रीजन बिकॉज ऑफ विच दीज आर द कंट्रीज हु आर रेजिंग देयर वॉइस। अब यहाँ पर हम जान लेते हैं UNCLOS के बारे में, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो हम पहले इनके बारे में जान लेते हैं। UNCLOS क्या है? यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी। ठीक है, ये क्या है? 1982 में ये इज अ क्रूशल इंटरनेशनल अग्रीमेंट। ये 1982 में आया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट अग्रीमेंट है, क्योंकि ये एक लीगल फ्रेमवर्क लेकर के आता है सामने, किस चीज को लेकर के? मरीन डोमेन्स को लेकर के, मरीन एंड मरीन डोमेन्स को लेकर के। ये व्हाट इट एक्चुअली डज कि मरीन रीजन जो है इसको 5 प्राइमरी जोन्स में डिवाइड करता है। इंटरनल वाटर्स, टेरिटोरियल वाटर्स, कॉन्टिग्यूअस वाटर्स, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एंड हाई सीज। 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है। अब ये जो 5 पार्ट्स में इसको डिवाइड कर रहा है, ये कहाँ से किस एरिया से कहाँ तक के होते हैं? ठीक है, ये जो है ये इंटरनल वाटर्स, ये लैंड है, लैंड से ये थोड़ा सा एरिया, यहाँ पे ये इंटरनल वाटर्स है। ठीक है, इंटरनल वाटर से अब यहाँ तक जो है 12 नॉटिकल माइल्स तक टेरिटोरियल सी माना जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि कॉन्टिग्यूअस जोन है, देन आता है आपका इकोनॉमिक जोन। तो एक तरीके से कि किसी भी कंट्री का जो एरिया है कहाँ तक आ रहा है, 200 नॉटिकल माइल्स तक उसकी टेरिटरी मानी जा रही है। ओके अब ये जो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन मैम, ये क्या होता है? तो एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वो एरिया है जहां पर कोई कंट्री जो है वो किसी तरीके की एक्सप्लोरेशन कर सकती है, जैसे कि ऑयल या फिर किसी और तरीके की रिसोर्सेज, मरीन रिसोर्सेज, वट एवर दे कैन डू दैट, राइट? सो दे कैन डू इट विद इन 200 नॉटिकल माइल्स एंड ऑल दीज फॉल्स अंडर देयर टेरिटरी इटसेल्फ। ठीक है, वो उनके अंतर्गत यहाँ पर आती है। अब यहाँ पे चाइना जो है वो इस तरीके से घुस रहा है और अपना बता रहा है, देन डेफिनेटली इट इज अ काइंड ऑफ प्रॉब्लम ओवर हियर, राइट? सो दिस इज द थिंग रिलेटेड टू द UNCLOS एंड इकोनॉमिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन। नेक्स्ट अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू द कॉकबोरॉक, त्रिपुराज लैंग्वेज विदाउट अ स्क्रिप्ट। अब यहाँ पे 2 वर्ड आते हैं, लैंग्वेज और एक वर्ड आता है स्क्रिप्ट। लैंग्वेज क्या है? लैंग्वेज वो तरीका है जिससे कि आप किसी से कम्युनिकेट कर रहे हो, यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट विथ समवन, मतलब ये स्पोकन है, स्पोकन लैंग्वेज। ओके, दिस इज समथिंग विच यू आर स्पीकिंग एंड बोल करके किसी से आप कम्युनिकेट कर रहे हो। ओके, सो दैट इज द लैंग्वेज। नाउ व्हेन इट कम्स टू द स्क्रिप्ट, आप जब इस लैंग्वेज को लिखना चाह रहे हो देन यू नीड स्क्रिप्ट ओवर हियर। ओके, उसमें स्पेसिफिक रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे रहते हैं, देन अकॉर्डिंगली व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू यूज द स्क्रिप्ट इन ऑर्डर टू राइट इट। ठीक है, आपको लिखने के लिए ये चीज जो है वो चाहिए। अब त्रिपुरा में क्या इशू हो रहा है? त्रिपुरा में ये इशू हो रहा है कि बहुत सारे लोग जो है ये कॉकबोरॉक लैंग्वेज यूज करते हैं। ओके, कितनी 19 ट्राइबल कम्युनिटीज है। अब इसको एक स्क्रिप्ट डिसाइड करना है कि स्क्रिप्ट क्यों, कौन से स्क्रिप्ट में लिखे। तो कुछ लोग हैं वो सपोर्ट कर रहे हैं कि बंगाली स्क्रिप्ट जो है आप उसको यूज करिए, एंड कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई बंगाली स्क्रिप्ट नहीं यूज करो, रोमन स्क्रिप्ट जो है वो ज्यादा सूटेबल है, ज्यादा बेटर है, राइट? सो द पीपल आर आर्गुइंग ऑन दिस। सम पीपल आर सेइंग कि भाई बंगाली स्क्रिप्ट करो, आप अपनी इंडियननेस क्यों छोड़ रहे हो? अब ये वाली पॉइंट क्यों आ रही है सामने? क्योंकि जब रोमन स्क्रिप्ट की बात आती है तो ये जो रोमन स्क्रिप्ट है, रोमन स्क्रिप्ट दुनिया की 70%, 70% जो पॉपुलेशन है इस दुनिया की, ठीक है, 70% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड की, वर्ल्ड्स पॉपुलेशन
यूजेस दिस पर्टिकुलर स्क्रिप्ट, रोमन स्क्रिप्ट को यूज करती है, जिसको कि हम लैटिन स्क्रिप्ट भी कहते हैं, रोमन स्क्रिप्ट भी कहते हैं, दोनों सेम ही चीज यहाँ पर आती है। ठीक है, अब यहाँ पे लैटिन स्क्रिप्ट इसको क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें लैटिन अल्फाबेट जो है वो बेसिकली यहाँ पर यूज होता है, राइट। अब ये जो रोमन स्क्रिप्ट है, रोमन स्क्रिप्ट में बहुत सारी लैंग्वेजेस लिखी गई हैं, जैसे कि इंग्लिश मतलब यूज करते हैं उनको लिखने के लिए, इंग्लिश, फ्रेंच, स्पेनिश, इटालियन, जर्मन एटसेट्रा। सो दीज आर द लैंग्वेजेस विच आर एक्चुअली यूजिंग रोमन स्क्रिप्ट टू राइट इट, ठीक है, उसको लिखने के लिए। अब यही पॉइंट, अब जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल अगर आपको हम देखें और भी स्क्रिप्ट के, तो देवनागरी अ आ इ ई उ ऊ, ठीक है, बंगाली, गुरमुखी, गुजराती, उड़िया, तमिल, तेलुगु, तो इन सभी की अपनी अपनी जो है वो स्क्रिप्ट है। यहाँ पे कॉकबोरोक जो है, कॉकबोरोक के लिए ये बोला जा रहा है कि बंगाली यूज करिए, ठीक है, दैट वुड बी क्वाइट सूटेबल। तो यही जो रोमन एंड बंगाली का है, तो वो इंडियननेस, नॉट सो इंडियननेस, मतलब इंडियननेस नहीं है, वो वाली पॉइंट आ रही है। तो बेसिकली पूरी की पूरी जो पॉइंट है वो इसी चीज को कह रही है कि हमको कौन से स्क्रिप्ट में लिखना वुड बी बेटर ओवर हियर, ठीक है। सो आपको ना पॉलिटिकल चीजें में जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से वैसे भी कोई खास जो है कोई मतलब नहीं पड़ता है। कॉकबोरोक की स्क्रिप्ट अब यहाँ पे डिसाइड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है, क्योंकि कॉकबोरोक की खुद की कोई स्क्रिप्ट है ही नहीं, नाउ वी हैव टू चूज इट। तो वही यहाँ पे खींचातानी चल रही है कि कौन से स्क्रिप्ट जो है हम यूज करें। ओके, चलिए नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट topic, that is related to the UCC, and here they are specifically pointing out progressive UCC. Progressive UCC must protect, words देखिए, progressive UCC protect child's best interests, बच्चों के इंटरेस्ट के हिसाब से ही यूसीसी का जो है उसकी फ्रेमिंग करना, वो सारी चीजें। अभी हम सबको पता है कि स्पेशल सेशन होने वाला है सितंबर 18 से 22 तक पार्लियामेंट का, तो ये हो सकता है कि इस स्पेशल सेशन में यूसीसी को सामने लेकर के आया जाए, उसको जो है प्रेजेंट किया जाए, राइट। अब इसको जो है यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं पॉलीगैमी एंड डाइवोर्स के जो कॉन्सेप्ट्स हैं, उससे रिलेटेड जो इश्यूज हैं, या फिर दूसरे और सच इश्यूज हैं, ठीक है, उन ये यहाँ पर ऑथर कह रहे हैं कि ठीक है उन सारे पॉइंट्स पे भी डिस्कस करिए, बट वी आर सपोज टू डिस्कस एंड टू कॉन्सेंट्रेट ऑन अदर थिंग्स ऑल्सो, जैसे कि बच्चे, ठीक है। तो बच्चों को भी लेकर के हमको डिस्कस करना, उनकी बातें, उनकी प्रॉब्लम्स को देखना जानना बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है। नाउ अब यहाँ पर हम क्या क्या चीज़ें जानेंगे, यहाँ पर हम जो है अडॉप्टिव पेरेंट्स जो हैं बच्चों के, उनके राइट्स के बारे में यहाँ पर मेंशन किया गया है। जो उनके बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनके बारे में यहाँ पर पॉइंट रखी गई है, ठीक है, बायोलॉजिकल पेरेंट्स के बारे में यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा बच्चों की जो भलाई है, चाइल्ड्स इंटरेस्ट, इन्हीं से रिलेटेड जो है यहाँ पे कहा गया है। मुस्लिम्स पर्सपेक्टिव क्या है, हिंदू लॉ के हिसाब से क्या है, वो सारी चीजें यहाँ पर मेंशन करी गई हैं। ओके, सो हियर तो यहाँ पे कह रहा है ensure the best interests of the child principle. A UCC shouldn't limit itself to changing the rule of father, shouldn't limit itself to changing the रूल ऑफ द फादर एज द नेचुरल गार्डियन। तो ये जो नेचुरल गार्डियन के तौर पे फादर को रखा जाता है, सिर्फ उसी को से ही रिलेटेड इनको चेंजेस करने की जरूरत नहीं है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जहां पर ध्यान देना जो है वो जरूरी है। इट शुड, यहाँ पर क्या पॉइंट कर रहा है कि एक्सप्लिसिटली इसको इनकॉर्पोरेट करने की जरूरत है कि क्या है बेस्ट फॉर द चाइल्ड, इनकॉर्पोरेट बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द चाइल्ड प्रिंसिपल इन ऑल कस्टडी डिस्प्यूट्स। किसी भी तरीके की जो कस्टडी डिस्प्यूट्स आती है तो वहां पर बच्चे के इंटरेस्ट को ध्यान में रखना वो ज्यादा जरूरी है। आप ही बताइए जरूरी है कि नहीं? ऑब्वियसली बात है, बहुत ज्यादा जरूरी है। रिड्यूसिंग द एब्सोल्यूट राइट्स, अब यहाँ पे कह रहा है जो एब्सोल्यूट राइट्स हम दे देते हैं बायोलॉजिकल पेरेंट्स को, हर तरीके की हक, तो ये एब्सोल्यूट
एब्सोल्यूटनेस जो है इस चीज को कम करने की जरूरत है, इस चीज के ऊपर ध्यान देने की उतनी जरूरत नहीं है जितना कि हमको बच्चे की इंटरेस्ट की बात है, यानी कि बच्चे की भलाई किस चीज में है उसके ऊपर फोकस करने की बात है। ओके, सो दिस इज व्हाट ही इज सेइंग एंड आई टोटली अग्री विद हिम। नाउ यहाँ पर जो पॉइंट है कि अभी कौन से लीगल फ्रेमवर्क जो है वो मौजूद है, द गार्डियंस एंड वार्ड्स ऑफ वार्ड्स एक्ट ऑफ 1819। इस एक्ट, देखिए कितना पुराना एक्ट है, अगर इस एक्ट के हिसाब से अगर हम सोचे तो यहाँ पर जो ये यहाँ पर प्रायोरिटाइज किसको कर रहा है, द चाइल्ड्स वेलफेयर इन कस्टडी डिटर्मिनेशंस। ठीक है, अब ये बच्चे जो भी कस्टडी में है, जो भी बच्चे की, मतलब in the sense he is saying that it prioritizes the child's welfare। किस चीज को प्रायोरिटाइज कर रहा है, बच्चे की वेलफेयर को जो कि कस्टडी में है उस टाइम, एंड उसी बच्चे के बारे में कि क्या बेटर हो सकता है उसको यहाँ पर प्रायोरिटाइज करता है। अब वहीं पे ही हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट ऑफ 1956 को देखें तो इसमें है एक सेक्शन 6। ठीक है, ये जो सेक्शन 6 है इट डेजिग्नेट्स द फादर एज द नेचुरल गार्डियन। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो नेचुरल गार्डियन किसको बोल रहा है, फादर को, और उसके बाद कौन आता है, मदर आती है। ओके, मदर के पास जो कस्टडी है वो टिपिकली कितने टाइम तक रहती है, जब तक बच्चा जो है 5 इयर्स का नहीं हो जाता, 5 साल का नहीं हो जाता। ठीक है, एंड इसके साथ साथ एक और चीज है, इसको कस्टडी 5 साल तक तभी मिल सकती है जब वो हिंदू रहे, अपना रिलीजन जो है वो चेंज नहीं करे, वो हिंदू रहे, तभी जाकर के उनको इस तरीके की कस्टडी जो है वो मिल सकती है। ये हिंदूज से रिलेटेड हो गया। अब आता है इस्लामिक पर्सपेक्टिव क्या है, तो इस्लामिक पर्सपेक्टिव जो है यहाँ पर ये कहता है कि वो बच्चे की राइट का ज्यादा ध्यान रखती है एज कंपेयर टू दी पेरेंटल राइट्स। ठीक है, पेरेंटल राइट्स से ज्यादा बच्चे की राइट्स को जो है वो ज्यादा ध्यान में रखते हैं, और यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस जो है वो पिता को नहीं माँ को दी जाती है। ठीक है, तो द मदर होल्ड्स हायर कस्टडी राइट्स, द मदर होल्ड्स हायर कस्टडी राइट्स फॉलोड बाय मैटरनल एंड पैटर्नल रिलेटिव्स ओवर हियर। ओके, तो माँ, फिर माँ के बाद जो है बाकी लोग आते हैं, यहाँ पर ये पॉइंट जो है वो कहा जा रहा है। एंड वेरियस इस्लामिक स्कूल्स आउटलाइन द डिफरेंट कस्टडी ड्यूरेशंस फॉर मदर्स ऑफ्टन अंटिल स्पेसिफिक लाइफ इवेंट्स लाइक दैट ऑफ द मैरिज हैपन्स। कि बहुत सारे ऐसे इस्लामिक स्कूल्स भी हैं जो कि डिफरेंट स्टेजेस ऑफ जो लाइफ है उसके हिसाब से वो कस्टडी का भी जो है वो डिसीजंस लिया करते हैं। जब भी कॉम्प्लेक्स कस्टडी वाली जब सिनारियो आती है, ठीक है, जब भी आती है तो अक्सर क्या होता है कि जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं उनको ज्यादा फेवर दिया जाता है, उनके ऊपर ज्यादा एक तरीके से झुकाव रहती है एज कंपेयर टू द अडॉप्टिव वंस। नाउ वी नीड टू चेंज दिस थिंग, हमको इस चीज को चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि ये चीज हमको देखना जरूरी है कि क्या बेटर रहेगा, क्या सही रहेगी। क्या बच्चे जो है, जैसे कि जो बच्चा है वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स के साथ रहेगा तो ज्यादा बेटर रहेगा, या फिर बच्चा जो है वो अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ रहेगा तो उसके लिए ज्यादा बेहतर रहेगी। जस्ट इमेजिन एन एग्जाम्पल, आपको जो एक सिनेरियो में बता रही हूँ आप उस चीज को इमेजिन करो। बायोलॉजिकल पेरेंट्स है तो वो जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स है वो बहुत ज्यादा रफ है, रूड है, बच्चे का ध्यान नहीं रख रहे हैं। ओके, वहीं पे जो अडॉप्टिव पेरेंट्स हैं दे आर रियली वेरी गुड, वो बहुत सही है। अगर वो अगर अब इस दोनों में ही अगर आप कंपेयर करो तो ऑब्वियस सी बात है कि अडॉप्टिव पेरेंट्स के साथ अगर वो बच्चा रहेगा तो वो ज्यादा अच्छी जिंदगी जी पाएगा एज कंपेयर टू अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स को। ओके, तो यहाँ पर अंधाधुन जो बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरफ फेवर हो जाता है, वहां पे ये चीज को ध्यान देना जरूरी है कि इस तरीके की चीजें ना हो। अब इंपॉर्टेंस ऑफ अडॉप्टिव पेरेंट्स राइट्स, यहाँ पे कह रहा है जुवेनाइल जस्टिस एक्ट दैट इज जेजे एक्ट asserts the adoption severs ties between, ये एक तरीके से ना it severs the ties between biological parents and that of the child. It actually does that. Now when it comes to the progressive UCC, it should protect adoptive parents rights.
यहाँ पे कह रहा है ना कि जो अडॉप्टिव पेरेंट्स राइट है, उनकी अडॉप्टिव पेरेंट्स है उनकी राइट्स को हमको प्रायोरिटाइज करने की जरूरत है टू प्रिवेंट पोटेंशियल अडॉप्शन रिलक्टेंस ओवर हियर। अदरवाइज जो है अडॉप्शन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा एंड आगे आने वाले समय में जो लोग हैं वो अडॉप्ट नहीं करना चाहेंगे, ठीक है, वो नहीं करना चाहेंगे। गार्डियनशिप फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर क्या है, ये कह रहा है कि एक तरीके से हमको फॉरवर्ड लुकिंग जो है आगे की तरफ सोचने की बहुत ज़्यादा यहाँ पर ज़रूरत है। अदरवाइज हम सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे नहीं देख सकते हैं, डिसीजन नहीं ले सकते हैं कि बायोलॉजिकल पेरेंट्स है भाई उनको जो है वो ज़्यादा फेवर कर दें। अब यहाँ पर जो है इट इज जस्ट एन इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए कि हमारी इकोनॉमी जो है 7.8% की स्पीड से काफ़ी अच्छी रफ्तार से जो है वो आगे बढ़ रही है होपफुली। एंड अगर इन्फ्लेशन जो है वो नहीं बहुत ज़्यादा हो, दिक्कतें नहीं होंगी इकोनॉमी, देन डेफिनेटली इट इज़ गोइंग टू इंक्रीज फॉरवर्ड। ओके, इसमें कुछ टर्म्स हैं जीडीपी एंड जीवीए, वो हम किसी क्लास में करेंगे अच्छे से डिटेल में। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इसमें कह रहा है स्पेशल सेशन से रिलेटेड। तो स्पेशल सेशन बुलाया गया है 18 से सितंबर 18 से 22। तो ये स्पेशल सेशन किस हिसाब से बुलाया जाता है, तो जब भी लगता है कि भाई बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, देखो 3 सेशन होते हैं, ठीक है। अब ये 3 सेशन में हमारा अभी रिसेंटली कौन सा सत्र चल रहा था, कौन सा सेशन था, मॉनसून सेशन था, ठीक है। अब ये जो मॉनसून सेशन है ये खत्म हो गया, लेकिन नाउ द मिनिस्टर्स, द गवर्नमेंट इज फीलिंग कि हमको और भी चीजें डिस्कस करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब ऐसा फील कर रहे हैं तो दे कैन डू दिस थिंग। नाउ यहाँ पर कहाँ से इस तरीके की पावर आती है, तो ये पावर जो है वो आर्टिकल 352 क्लॉज 8 से मिलता है, जो कि 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इसको ऐड किया गया था। तो लोकसभा जो है इसका यूज करके दे कैन कॉल अ स्पेशल सेशन बुला सकती है। अब ये तो चलो यहाँ से अपनी राइट्स इन्होंने ड्राइव करी, लेकिन उसका कुछ कट ऑफ होगा ना। तो यहाँ पे कट ऑफ इन्होंने ये कहा है कि 1/10 जो मेंबर्स हैं, जो भी मेंबर्स हैं लोकसभा के, तो उसके 1/10 जो है वो लोग वो मेंबर्स जो हैं उनको रिटन में रिक्वेस्ट देनी होगी प्रेसिडेंट को या फिर जो लोकसभा का स्पीकर है, ठीक है, या तो प्रेसिडेंट को या फिर जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनको रिटन में रिक्वेस्ट देना होगा। 1/10 होनी चाहिए, जैसे 500 है तो 50 होना चाहिए, ठीक है। तो अगर इस हिसाब से होता है देन द लोकसभा कैन कंडक्ट दी स्पेशल सेशन, ठीक है। स्पेशल सेशन स्पेसिफिकली जो है कुछ स्पेसिफिक बिजनेस मैटर्स हैं, बिजनेस मैटर्स मतलब कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, तो उसको रिजॉल्व करने के लिए, उससे रिलेटेड जो है काम करने के लिए ये लेकर के आते हैं। नेक्स्ट है असम बेस्ड ऑन्कोलॉजिस्ट रवि कन्नन, ही एक्चुअली वन 2023 का रामन मैगसेसे अवार्ड। तो इनको जो है ये अवार्ड मिला है। अब यहाँ पर क्या है कि रामन मैगसेसे अवार्ड जो है, कॉन्ग्रेचुलेशन सर टू यू। रामन मैगसेसे अवार्ड जो है वो एक्चुअली क्यों दिया जाता है, देखिए कोई भी ऐसे लोग जो कि निस्वार्थ, विदाउट एनी काइंड ऑफ ग्रीडीनेस और एनीथिंग, वो जो है लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो उन लोगों को ये अवार्ड मिलता है। सो इट वाज क्रिएटेड विद द एम ऑफ एक्नॉलेजिंग इंडिविजुअल्स हु हैव शोन exceptional dedication to serving the people of Asia without regard to their race, gender or that of the religion। अब यहाँ पे ये रामन मैगसेसे अवार्ड ही क्यों है, क्योंकि फिलीपींस के जो प्रेसिडेंट थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट थे, उनका नाम रामन मैगसेसे था, तो उन्हीं के नाम के ऊपर जो है इसको स्टार्ट किया गया है। Okay, and this award was established in 1957, the year he died। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है इट इज रिलेटेड टू दी मेंटल इश्यूज, मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज। सो इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टफॉल्स, लो बजट्स वर्सन मेंटल हेल्थ इश्यूज इन इंडिया। तो यहाँ पे जो है अगर आप ये पढ़ोगे तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग टाइप लगेगा कि भाई अपनी बजट से है। तो यहाँ पर जो ये पूरा आर्टिकल है ये हमारा साइंस पेज 2 का लास्ट वाला है। तो इसमें क्या पॉइंट कह रहा है, इसमें कह रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर शॉर्टफॉल्स, हमारी जो गवर्नमेंट है
वो मेंटल हेल्थ इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए यहाँ पर इनके पास जो है प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। क्या नहीं है? प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। इसकी वजह, और इसके अलावा जो बजट एलोकेशन भी है वो काफी ज्यादा कम है रिलेटेड टू दी मेंटल हेल्थ। अब इन सारी चीजों की वजह से डेफिनेटली द थिंग्स आर गेटिंग रियली वेरी वर्स। यहाँ पे एकदम खराब होता जा रहा है सिचुएशन, बिकॉज लोग तो एक तो बाहर नहीं निकल करके आते हैं अपने मेंटल हेल्थ इश्यूज को लेकर के। जब ये निकल कर बाहर आ रहे हैं तो उनको रिजॉल्व करने के लिए उनके पास साइकियाट्रिस्ट नहीं है। अब जैसे कि यहीं पर ही बताया गया है इन दिस आर्टिकल इटसेल्फ कि हमारे इंडिया का कितना खराब सिचुएशन है कि 1 लाख लोगों पर सिर्फ 0.75 साइकियाट्रिस्ट है, सिर्फ 0.75, जो कि वर्ल्ड एवरेज से बहुत ही कम है ना। हमारी जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर हम देखें तो 0.75 नहीं, हमको कम से कम 3 साइकियाट्रिस्ट चाहिए होंगे साइकोलॉजिस्ट साइकियाट्रिस्ट हमको बेसिकली चाहिए होंगे पर 1 लाख पीपल, कम से कम इतना चाहिए हमको। बट हियर वी आर रियली वेरी शॉर्ट ऑफ दिस थिंग, एंड इस हिसाब से अगर हम देखें तो हमको कम से कम 27,000 साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है। तो बच्चों, आप भी इस फील्ड में जा सकते हैं। अपने आप को एकदम स्ट्रांग बनाइए एंड दूसरों की हेल्प करिए। वी नीड, आप में से अगर किसी ने साइकोलॉजी पढ़ी है तो प्लीज डू थिंक अबाउट दिस थिंग। सो यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमको 27,000 साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, ठीक है। एंड यहाँ पे बोल रहा है शॉर्टेज है हमको साइकोलॉजिस्ट की, साइकियाट्रिक सोशल वर्कर्स की और नर्सेस की भी हमको बहुत ज्यादा जरूरत है। वी नीड टू थिंक अबाउट दिस थिंग कि लोग जो हैं वो खुल के सामने नहीं आते हैं, तो जब आते हैं तो प्लीज हाथ बढ़ाइए और उनकी हेल्प करिए सो दैट दे कैन लिव देयर लाइफ हैप्पीली, राइट। नाउ रेकमेंडेशंस यहाँ पर ये चीज दी गई नहीं, पहले यहाँ पे ये देख लेते हैं मेंटल हेल्थ को लेकर के। मेंटल हेल्थ को अगर डिफाइन करने की बात आए तो मेंटल हेल्थ, आप जो स्ट्रेस है आपकी जिंदगी में, आप उसको किस तरीके से डील कर रहे हो, उससे पता चल जाता है कि मेंटल हेल्थ किस तरीके से है आपकी, ठीक है। तो ये जो इशू है वो बेसिकली स्टैंडिंग कमिटी ऑन मेंटल हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, स्टैंडिंग कमिटी ऑन हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये कमेटी है जिसने कि इस इशू को हाईलाइट किया है, इसके ऊपर रिपोर्ट इन्होंने निकाली है। रिकमेंडेशंस क्या करी है इन्होंने? देखो, इन्होंने ये चीज कहा कि कोविड-19 पैंडेमिक के बाद जो है बहुत सारे इम्पैक्ट देखने को मिले, बहुत सारे जो है एडवर्स इम्पैक्ट हुए हैं, बहुत ज्यादा लोगों के मेंटल हेल्थ पे इशू जरूर हुआ है, स्पेशली साइको सोशल वेलबींग ऑफ वेरियस डेमोग्राफिक्स। बहुत सारे लोगों की जो साइको सोशल है चीज़ें वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करी हैं, जैसे कि चिल्ड्रन हो गए, एडोलसेंट्स हो गए, या फिर जो केयर गिवर्स हैं। जैसे कि जब ये पैंडेमिक हुआ था तो बहुत सारी, जब ये एक सर्वे हुई जिसमें ये पता चला कि जो लेडीज हैं बेसिकली जो घर में रहती हैं वही केयर गिवर्स है ना, हर किसी का ध्यान रख रही हैं, हर किसी का, राइट। तो जो केयर गिवर्स हैं उनका काम डबल से भी ज़्यादा हो गया, तो वो बहुत ज़्यादा परेशान होने लगी थी, बिकॉज पहले कम से कम उनको आराम करने को मिलता था, लेकिन उस टाइम आराम भी नहीं हो पाता था। तो ऑब्वियसली बात है कि लॉट मेनी थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग, एंड एक तरीके से जो है वो झगड़े भी शुरू हो गए, डोमेस्टिक वायलेंस भी शुरू हो गया, इस तरीके से चीज़ें जो हैं वो बहुत ख़राब हो गई। एंड पैंडेमिक के टाइम में बहुत सारे डाइवोर्स के केसेस भी बेसिकली राइज किए हैं बिकॉज ऑफ ऑल दीज काइंड ऑफ थिंग्स। सो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमको एविडेंस बेस्ड इंटरवेंशंस जो है वो लेकर के सामने आने की ज़रूरत है। हैज़ बीन प्रपोज फॉर मेंटल हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड पॉलिसी फॉर्मेशन कंपेयरिंग द 2015, 16 एंड 2023 मेंटल हेल्थ सर्वेज। 2015, 16 और 2023 के जो मेंटल हेल्थ को लेकर के जो सर्वे किए गए हैं बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर,
कमिटी ने ये चीज नोटिस किया है दैट कंसिस्टेंट इश्यूज इंडिकेटिंग अ नीड फॉर एक्शन इज रिक्वायर्ड ओवर हियर, क्योंकि इस तरह जो मेंटल हेल्थ इश्यूज हैं वो एकदम से स्ट्राइक कर रही हैं, इंक्रीज करते जा रहे हैं, बिकॉज नाउअडेज पीपल आर नॉट दैट स्ट्रॉन्ग मेंटली फिजिकली, उस हिसाब से स्ट्रांग नहीं है जैसे कि पहले कभी हुआ करते थे, लोग बहुत इमोशनल हो गए हैं, ठीक है। तो इमोशनल कोशेंट अपना जो है वो थोड़ा सा स्ट्रांग रखने की ज़रूरत है। अब यहीं पे ये पॉइंट कह रहा है कि हमारा जो बजट एलोकेशन है वो प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसको इंक्रीज करना ज़रूरी है, एंड हमारा जो बजट है उसको इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप करने के लिए हमको यूज़ करना ज़रूरी है, जहाँ पर कि हम बेसिकली यहाँ पे क्या कह रहे हैं, फंडिंग इंक्रीज करने के लिए केयर एंड रिसर्च में हमको फंडिंग इंक्रीज करनी है, एंड एक्सपैंड वी आर सपोज टू एक्सपैंड दी साइकियाट्री रेजिडेंसी प्रोग्राम्स, और इसके साथ साथ हमको कुछ पोजीशंस क्रिएट करने की ज़रूरत है फॉर ट्रेन साइकियाट्रिस्ट्स विद इन इंस्टीट्यूशंस एंड डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम्स। वी आर सपोज टू डू दिस थिंग, एंड ये सारी चीज़ें करने के लिए हमको मनी जो है वो इन्वेस्ट करने की इसमें जो है इन्वेस्ट करने की हमको बहुत ही ज़्यादा एक्चुअली में ज़रूरत है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, राइट। सो दिस इज व्हाट हैज़ बीन रिटन ओवर हियर, बहुत ही सही इशू जो है उसको हाईलाइट करी गई। नेक्स्ट है डिकोडिंग द OCCRP's अडानी रिपोर्ट। ये जो है रिपोर्ट थोड़ी सी कॉन्ट्रोवर्शियल है, मैं इसको आप बस थोड़ा सा ओवरव्यू आपको दे देती हूँ कि आप सभी को पता ही होगा कि अडानी हिंडनबर्ग रिपोर्ट जब ये मैटर हाईलाइट हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट जो है उन्होंने सेबी को कहा कि भाई इसके जो कुछ स्पेसिफिक पॉइंट्स है उसको आप थोड़ा सा चेक करो कि भाई ये क्या है, इसको इन्वेस्टिगेट करो, ठीक है। ये हुई। अब इसमें से जो कुछ डायरेक्टिव्स थे वो बेसिकली वायलेट कर रहे थे रूल 19A ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट regulation rules 1957, which actually mandates that listed companies in India maintain a minimum of 25% public shareholding, ठीक है। मिनिमम जो है कम से कम 25% की पब्लिक शेयर होल्डिंग करने की यहाँ पर ज़रूरत होती है, बट इसी चीज़ को लेकर के यहाँ पर इशू है। जैसे कि अभी OCCRP इन्वेस्टिगेशन जो अभी हुआ है ये है क्या, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है ये। इस प्रोजेक्ट ने इट हैज एक्चुअली अनकवर्ड द सिग्निफिकेंट एलिगेशंस, किसके, अडानी ग्रुप के ऊपर। अब यहाँ पे जो दो मॉरिशस की कंपनी है, इमर्जिंग इंडिया फंड फोकस और EM रिसर्जेंट फंड, ये जो दो फंड है दीज वर फाउंड टू हैव इन्वेस्टेड इन, इन्होंने इन्वेस्ट किया और बहुत ह्यूज अमाउंट जो है इन्होंने इन्वेस्ट किया है कहाँ पर, अडानी की 4 कंपनीज में। और ये कब से कब तक हुई है, 2013 से 18 के बीच में ये सारी चीजें हुई हैं। ओके, अब इस चीज को लेकर के ये रेज हो रहा है कि भाई इतना ह्यूज अमाउंट में इन्होंने इस तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट जो है वो क्यों किया, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन में ये पाया गया दैट विनोद अडानी जो कि अडानी के भाई हैं, वो एक मेंबर हैं अडानी प्रमोटर ग्रुप के। इनको 1.4 मिलियन डॉलर से ज़्यादा की फीस मिली है। क्या मिली है, एडवाइजरी फीस। किस में से मिली है, यही जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है कि ब्राइब का केस हो रहा है क्या मनी लॉन्ड्रिंग वाली चीज हो रही है क्या। तो यहाँ पे बहुत सारा जो है पॉइंट रेज होकर के आता है। नाउ देयर इज एविडेंस सजेस्टिंग दैट दीज फंड्स वर यूज्ड एज फंड्स फॉर विनोद अडानी to invest substantial sums over there in Adani Group companies, potential breaching the 19A's public shareholding threshold. तो public shareholding threshold के अंतर्गत सिर्फ 25% की शेयर होल्डिंग होनी चाहिए थी, बट यहाँ पर तो ये इस चीज को वायलेट कर रही है। ओके, तो दिस इज रिलेटेड टू दिस थिंग। इसके अलावा जो OCCRP इन्वेस्टिगेशन है, इन्होंने एक और पॉइंट को सामने लेकर के आए हैं, एंड दैट इज रिलेटेड टू द डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, दैट इज DRI और सेबी। ये दोनों ही ने जो है 2014 में इन जनवरी 2014 इटसेल्फ
they came up with the Adani Group's dealings in the stock market, right? इसके correspondence indicated concerns about money possibly finding its way into the stock market from Adani's activities. Notably, SEBI had not disclosed the receipt of such letters and evidence from the DRI. यहाँ पे कह रहे हैं कि DRI की तरफ से शायद ऐसा कुछ जो है वो आया था, पर SEBI कह रही है कि इस तरीके का कोई लेटर या एविडेंस जो है हमको DRI की तरफ से आया ही नहीं है. बट OCCRP कह रहा है कि हो सकता है कि स्टॉक मार्केट में डीलिंग हो रही है एंड यहाँ से जो मनी जो है उसमें डाला जा रहा है एंड हु इज डूइंग दैट इज बीइंग डन बाय अडानी ग्रुप. ठीक है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, थोड़ी अजीब सी ही चीज़ है. लेट इट कम इन टू लाइट इवन मोर, और भी 4 चीज़ें जो है इसमें आने दीजिए, उसके बाद जो है हम इसको और भी डिटेल में करेंगे. सेबीज इन्वेस्टिगेशन एंड फॉल आउट, यहाँ पे OCCRP ने एक्सपोज किया है. यहाँ पे क्या, it adds to the mounting evidence suggesting that SEBI's role in Adani Group matter goes beyond a regulatory failure and raises concerns about the possible regulatory capture over here. तो यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो सेबी की वर्क पे, मतलब इनके काम करने के तरीके पे भी रेज कर रही है कि क्या ये भी करप्ट तरीके से काम कर रहा है. सेबी हैड प्रीवियसली बीन क्रिटिसाइज्ड, तो सेबी को पहले भी सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है सेबी, ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको पहले भी क्रिटिसाइज किया गया था फॉर द रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स दैट क्रिएटेड लूप होल्स. एंड इन्होंने इस तरीके के रेगुलेटरी अमेंडमेंट्स लेकर के आए जिनकी वजह से जो है लूप होल देखने के लिए मिले थे ऑफ अल्टीमेट बेनिफिशियरी ओनरशिप ओवर हियर ऑफ द फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स एंड ट्रांजैक्शंस रिलेटेड विद दैट ऑफ द पार्टीज ओवर हियर. सो द थिंग इज दैट सेबी के ऊपर DRI, सेबी एंड अडानी ग्रुप ये सभी जो है हाईलाइट हो रहे हैं. और यहाँ पर इस चीज़ को भी ध्यान देना ज़रूरी है कि अगर इस तरीके की चीज़ें बार बार सामने आ रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि गवर्नमेंट को, सुप्रीम कोर्ट को, सेबी को, हर किसी को जो है इस चीज़ को संज्ञान में लेना चाहिए. ओके, चलिए, सो आई होप दैट यू पीपल एंजॉयड इट. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर. एंड हाँ, आप लोग नोटिफिकेशन वाला काम जो है वो ज़रूर कर लीजिएगा, राइट. सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ ग्रेट टाइम.